बप्पा चरण मां हमरो पहिल प्रणाम। गुरु कृपा सुमिरो सहित तुलसी रहीमन नाम। इन पंक्तियों के रचयिता प्रदीप सारंग जी अपने नाम की तरह समाज में बदलाव का उजियारा फैला रहे हैं। बाराबंकी की माटी के सपूत प्रदीप जी हरियाली से लेकर अवधी भाषा और साहित्य के संरक्षण तक 5 बड़े संकल्पों को लेकर जी रहे हैं। आज हमने चुभन पॉडकास्ट पर उनको आमंत्रित किया है, तो आइए हमारे साथ उनसे मिलते हैं। नमस्ते प्रदीप सर, चुभन के पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते नमस्ते बहन जी। और सर, आज आपसे संवाद करने की तैयारी करते हुए मैं एक अजीब सी कशमकश में थी, क्योंकि आपके कार्यों का फलक इतना विस्तृत है कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि धागा कहाँ से पकड़ूं। तो बस आज आरंभ यहीं से करना चाहूंगी कि वो कौन सा पल था जब आपको लगा कि आपको स्वयं एक बदलाव बनना है। हाँ, ये हमारा ग्रेजुएशन काल था जी और एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना के जी। जी हम स्वयंसेवक हुए। जी और वहां पर जब कॉलेज के छात्रों को, उस जी। समय डॉक्टर भगवान वत्स जी हमारे प्रोग्राम अधिकारी हुआ करते थे। अच्छा। तो उन कार्यक्रम अधिकारी ये था कि कॉलेज के स्टूडेंट्स के कैंप्स गांव में लगते थे। जी 10 दिन जी। के कैंप, 10 दिन गांव में रहना होता था और जी फिर गांव, उस गांव के तमाम समस्याओं से सामना होता था। रोज परिवारों में जाके बातचीत होती थी बिल्कुल। और उन वहां की गली गलियारे, नाली नापदान, इनका भी सुदृढ़ीकरण, साफ सफाई होती थी, कल्पनाएं। तो वही गांव के जीवन को, और हम तो गांव में ही रहते थे, जी लेकिन दृष्टि बदली और फिर गांव की समस्याओं के समाधान की तरफ दिमाग गया। फिर हुआ कि इन लोगों में समझ नहीं है, जी शिक्षा नहीं है, जी। योजनाओं की जानकारी नहीं है। तो फिर वहीं से मन में आया कि नहीं, फिर तो अब गांव और किसानों के लिए, गरीबों के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए कुछ किया जाए। तो जी वहां से एक हमारे अंदर एक सामाजिक दायित्व का भाव जगा जी। कि हम सामाजिक हैं तो समाज को कुछ और एजुकेट करें, लर्न कराएं। तो फिर वहां से एक स्वयंसेवक भाव जगा और फिर समाज सेवी हो गए। और हम 3 साल काम किए, अच्छा। बीइंग ग्रेजुएट स्टूडेंट, अच्छा। यानी बीए थर्ड ईयर के छात्र रहते हुए जी मुझे उत्तर प्रदेश का राज्यपाल पुरस्कार मिला था। और बीए पास होने के बाद बी सत्यनारायण रेड्डी जी, जो उस समय के राज्यपाल महोदय थे, वह जी। हमारे जनेस्वा पीजी कॉलेज बाराबंकी में उनका कार्यक्रम लगा था। अच्छा। वहीं पर हमें वो सम्मान दिया गया था और तमाम लोगों को सम्मानित किया गया था। तो वो छात्र जीवन से ही मेरे अंदर एक सामाजिक भाव आ गया था। जी। जी। मैं देख रही थी सर कि आप मतलब अलग अलग इतने, जैसे आपका ये जो हरियाली अभियान है, एक ये हो गया। दूसरा आप हम आएंगे धीरे धीरे एक एक, मैं आपसे पूछूंगी जो आपके आप कार्य हैं, एक एक करके उन पर हम चर्चा करेंगे। पर मैं देख रही थी कि सब में कितना विरोधाभास है। कहीं आप साहित्य की बात कर रहे हैं, कहीं थोड़ा राजनीतिक पहलू जुड़ा है, और कहीं जो हरियाली वाला आप कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है। मैं सर शुरुआत आपके हरियाली अभियान से ही करना चाहूंगी, क्योंकि आज की ये बहुत जरूरत है। मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे साथ उत्तराखंड के टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय जी जुड़े। मैंने आपसे एक दिन चर्चा भी की थी उनके लिए। तो वो मेरे को हंसते हैं, कहते हैं कि हरियाली की बात आप हाँ लोग जी। करते हो तो क्या फायदा, जब हिमालय और गंगा और अन्य पवित्र नदियों के अस्तित्व पर ही समय एक खतरा मंडरा रहा है। तो मैं आपके हरियाली अभियान के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि आप बहुत धरातल स्तर से करते हैं काम, ये मैंने देखा आपका। तो उससे मैं जानना चाहूंगी सर। नहीं, उन विधायक जी को प्रणाम हमारा पहुंचे, अगर वो सुनेंगे, देखेंगे। जी जी। और उन्हें क्या, हम तो पूरी दुनिया की बात करते हैं। जी देखो, ये तय है, और जो पढ़ा लिखा तबका है, जी। एबा विंटर, जी वो ठीक से समझ रहा है कि पेड़ पौधे हैं तभी हम हैं। बिल्कुल। हमारी सांस बिल्कुल बेसिक चीज है जी कि हम जो सांस छोड़ते हैं वह, वो फिर पेड़ जो है फिर हमारे लायक बना देते हैं। जी। हमारी छोड़ी सांस उनके काम की है, उनकी छोड़ी हुई सांस हमारे काम की है। हमारे का। तो परिपूरक हो गए। ये तो अब है क्या कि हमने उदाहरण देखा कि हमारे क्षेत्र से 2-3 लोगों ने शहर में घर बनाया
एक आदमी के घर में कई हरियाली के गमले दिखे हमें, जी दूसरे के घर में एक भी गमला नहीं था। जी तो मैंने बात की कि भाई और इस बात की अध्ययन भी करने की कोशिश की कि इसके घर में गमले हैं उसके घर में नहीं, क्यों? तो पता चला कि उस व्यक्ति को हरियाली में रुचि थी, मतलब अच्छा उसकी पसंदगी में हरियाली, जी लाइकिंग थी उसकी। जैसे जी रुचि और पसंदगी नहीं होती, जी बिल्कुल किसी को लाल पसंद, किसी को हरा पसंद, हम्म, किसी को बिरयानी पसंद, किसी को चाउमीन पसंद, तो उसकी पसंदगी में हरियाली थी। जी तो उस वो जब घर बनाया तो उसने वहां गांव की हरियाली नहीं मिली तो गमले अपना रख लिए। जी तो लगा जीने पर 20 गमले रखे हैं बाहर। और दूसरे वाले से बात की तो उसके दिमाग में हरियाली थी ही नहीं। अच्छा तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली, जी वहीं से प्रेरणा मिली कि अगर स्टूडेंट काल में, विशेषकर छात्र जीवन में ही, अगर हरियाली उनकी पसंदगी में शामिल करा दिया जाए विभिन्न एक्सरसाइज से, तो फिर वो आजीवन जहां भी रहेंगे हरियाली को पसंद करें, बिल अपने इर्द गिर्द हरियाली को बनाए रखें। जी बिल्कुल तो हमारा हमारा जो मिशन है हरियाली का, ये जो ग्रीन गैंग बनाया हमने, जी और कहा कि जब ग्रीन गैंग बना तब भी काफी इस पर नाम को लेकर के विरोध हुआ कि गैंग माने तो लूटपाट का गैंग होता है। तो हमने कहा नहीं भाई, आप लोग पढ़िए लिखिए, गैंग तो किसी विशेष उद्देश्य को लेकर बनाया गया समूह गैंग कहलाता है। जी पीडब्ल्यूडी में गैंग होता है, रेलवे में भी गैंग होता है, जो काम करती है टीम उसको गैंग ही बोलते हैं, गैंग नंबर 1, गैंग नंबर 2, गैंग ये सब जी तो जी उसको और तमाम। तो दूसरा ये कि हमने जो नाम लिया इसका हिंदी में लिखा हरित। तो अब हरित पर चर्चा हुई। और जो बड़ी चीज है, आपके माध्यम से दूर तक मेरी आवाज जाएगी जी कि ग्रीन मॉर्निंग, ग्रीन आफ्टरनून, ग्रीन वाह इवनिंग, ग्रीन नाइट का कंसेप्ट हमने लिया। कि बहुत भाई अच्छी गुड मॉर्निंग बोलते हो तो गुड गुड का मतलब होता है शुभ, अच्छा। गुड मॉर्निंग यानी आपकी मॉर्निंग जो है शुभ हो, अच्छी आपकी जी सुबह जो है अच्छी हो, जी जी यही ना? तो हमने बिल्कुल कहा जब हम ग्रीन मॉर्निंग बोलेंगे, जब ग्रीन मॉर्निंग बोलेंगे तो गुड से उसका फलक व्यापक है, व्यापक है उसका बहुत बिल्कुल अर्थ। हाँ, तो ग्रीन ग्रीन का अर्थ भी मैंने फिर बताया कि भाई ग्रीन का मतलब हरा। और आप तिरंगे में देखिए हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उसमें बिल्कुल हरा रंग है। और बिल्कुल हरा रंग काहे का प्रतीक है? हरियाणा समृद्धि जी का प्रतीक है। बिल्कुल अभी वहां अभी शुभ प्रात है। अब ग्रीन, ग्रीन माने हरित प्रभात। तो हरित का मतलब समृद्ध हो गया। वाह फिर हरित का आप देखिए, एक बिहारी जी का दोहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जी जातन की झाई पड़े श्याम शाम हरित हरी दुति ज्योति होए। में जी हरित दुति हुई कि ऐसी राधा, ऐसे कृष्ण, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। कि हे राधे, मतलब वो वंदना है, प्रशंसा तो कहते हैं राधा की। जब परछाई भी पड़ती है तो श्याम हरित दुति हो हरित हो जाता जा है। जी वो बिल्कुल केमिकली भी है। जी श्याम को नीलवर्णी कह दिया गया, उनको पीतवर्णी कहा पीत गया। तो वर्ण पीला और जी नीला रंग जब केमिकली भी मिलता है तो तो हरा हरा हो रंग जा प्रोड्यूस होता है। जी जी लेकिन ये भी, लेकिन वो जो हरित द्युति कही है उन्होंने, जी उसका अर्थ था प्रसन्नता, वाह हर्ष, आनंद। कि श्याम हरित, जैसे राधा उनके नजदीक आती है परछाई भी, तो श्याम हरित द्युति यानी श्याम प्रसन्न हो हरे जा नहीं हो जाते हैं नीले से, प्रसन्न श्याम हो प्रसन्न जाते हो जाते हैं, जी आनंद में आ जाते हैं, मगन हो जाते हैं। वाह तो हरित का ये वाला अर्थ भी हमने कहा कि जब जी हम कहते हैं हरित प्रभात, इसका मतलब यह सब भी उसमें अर्थ सन्निहित है। बिल्कुल और भी है। हम अक्सर जो है पेड़ को कहते हैं जी कि देखो पेड़ मुरझा गया, हाँ आज बहुत खिला हुआ है। और मनुष्य के चेहरे को भी हम कहते हैं कि आज बहुत मुरझाया हुआ चेहरा है, जी आज जो है बड़ा खिला हुआ चेहरा है भाई, खिला है जी ना? तो खिला और मुरझाना पेड़ को भी कहते हैं और चेहरे को भी कहते चेहरे हैं। को भी तो जी यहां भी देखिए, तो हरित और हरे रंग में इतने अर्थ समाहित हैं। तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो एक भाव जाता है, लेकिन जब ग्रीन मॉर्निंग बोलते हैं तो इतने सारे भाव हम वाह किसी को संप्रेषित करते हैं बहुत सुंदर शुभकामनाओं में। तो जी मैंने आवेदन रिक्वेस्ट किया और समाज को अपना संदेश दिया। तो लोग अब तो हजारों हजार की संख्या में है जो गुड मॉर्निंग की जगह ग्रीन मॉर्निंग, हम लोग आपस में सब ग्रीन मॉर्निंग बोलते हैं। वाह ग्रीन मॉर्निंग सोशल मीडिया पे भी हमारे देखेंगे आप,
तो तमाम लोग अब फेसबुक व्हाट्सएप पे ग्रीन मॉर्निंग, ग्रीन आफ्टरनून, ग्रीन इवनिंग, ग्रीन नाइट सब बोल रहे हैं। हरित प्रभात, हरित दोपहरी, हरित सांझ, हरित रात्रि। तो ये क्या था उसी वाले मुहिम का, कि हम उसके पसंदगी में, उसकी लाइकिंग में हरियाली को किसी तरीके से स्थापित कर दें। जी तो ये था। और उसका था कि कौन हमारी हरियाली में जुड़ेगा। तो उसका एक ही था कि जिसको ये विश्वास हो कि यदि धरती पे हरियाली बढ़ेगी तो मनुष्य और जैव मंडल का पूरा स्वास्थ्य दुरुस्त रहेगा, अपग्रेड होगा। और अगर धरती पे हरियाली घटेगी तो मनुष्य सहित समस्त जैव मंडल का स्वास्थ्य खतरे में होगा, अस्वस्थता की ओर बढ़ेंगे। यह विश्वास अगर किसी को है तो वो इस मुहिम में शामिल हो जाए। अब ये तो विश्वास ये तो सर पूरा सभी हमारा को काम होगा। था। ये विश्वास तो ऐसा कोई नहीं है कि नहीं जो ना करता हो। वो अलग बात है नहीं कि किसी। नहीं जी। नहीं, जी। हम आपको बता रहे हैं। जी। एक्चुअल में हमारे यहाँ एक खराब स्थिति क्या है कि हम जो देश मानते हैं ना, आज भी अंगूठा टेक लोग हैं। हाँ। जी। आज भी अ, आज भी देश की 50% आबादी कक्षा 8 से नीचे की है, जी। नहीं हो पाई एजुकेशन। तो अब जो नई दौर आ रहा है 10-12 साल में, ये लगेगा कि ये हाई स्कूल पास करने वालों की संख्या बढ़ेगी। अब ये जी। यूथ जुटा है। अभी तक तो ये स्थिति है भाई। तो जब उनकी एजुकेशन ही हाई स्कूल लेवल की है तो इस इतनी गहरी समझ उनको अभी हो ही नहीं नहीं। सकती, जी। क्योंकि उनके चैप्टर में, उनके अध्ययन सामग्री में, उनके पाठ्यक्रम में या परिचर्चा में आसपास इस तरह के विषय वस्तु नहीं उठाए जाते हैं। जी बिल्कुल। वो तो जब थिएटर क्लासेस में जाते हैं, जब यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं, तब ये विमर्श आते हैं। जी। और एक चीज, और हाई स्कूल तक जो परीक्षार्थी है वो तो रट करके परीक्षा देता है, उसको समझ बहुत नहीं होती है, कोशिश होती है। लेकिन जी। हाई स्कूल का विद्यार्थी मोस्टली वो रट करके परीक्षा देता है, वो विषय की समझ नहीं होती, रटता है, परीक्षा देता है। लेकिन इंटर के जब विद्यार्थी होता है तो वो विषयों की फिर समझ उसमें पैदा होती है। जी। और वहां एक कहा भी जाता है कि रटो नहीं, विषय को समझो, फिर अपने शब्दों में उसका उत्तर लिखो, जी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जी। तो ये अब जब हमारे देश की अभी आधी से ज्यादा आबादी हाई स्कूल पास ही नहीं है, तो फिर इस कॉन्सेप्ट की बातें कहाँ होगी फिर तो। ठीक कह ये रहे हैं। दुर्भाग्य। और देश, हम देश पढ़ा लिखा तबके को देश मान लेते हैं, देश तो गांव में है, देश झुग्गी बिल्कुल झोपड़ी ठीक। में है, देश बिल्कुल खेत और ठीक। खलिहान में है। आधा तो बिल्कुल। हमारा वही है, आधे में ये है, और एक चौथाई चमक रहा है, उसी चमक को पूरा देश मान ले रहे हाँ हैं। हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं, अभी ठीक। बहुत बहुत अभी अभी उजाला जो है, आजादी की किरण, हमारे विकास की किरण, हमारे शिक्षा की किरण, ये सब अभी वहां तक पहुंचना बाकी है। बहुत सही बात आपने कही है ये तो। इतनी सही बात आपने कह दी कि ये एक अलग चर्चा का विषय हो जा सकता है इसके ऊपर एक। क्योंकि जैसे बिल्कुल आपने बिल्कुल। कहा आजादी की भी बात हम करते हैं। आजादी का कॉन्सेप्ट पूछना है तो वाकई आपने ठीक कहा कि गांवों में जाकर पूछिए। उनको पता ही नहीं होगा आजादी क्या हाँ है। हाँ, नहीं नहीं उनको नहीं पता होगा। नहीं, कि आजादी आजादी का मतलब हमें आजाद होना नहीं है। जी। आजादी का मतलब हमें दूसरों को, अपने इर्द गिर्द सबकी भावनाओं का आदर करना है। आदर करना केवल जी। आजादी का कॉन्सेप्ट इतना है, केवल भावनाओं का। हम घर में हैं तो घर में खाना बनेगा तो बहू सास से पूछ ले, ननद से पूछ ले, जी। सास बहू से पूछ ले, जी। पति से, देवर से पूछ ले कि आज खाना में का बने। जी। बनेगा वही जो घर में उपलब्ध है। जी पनीर बिल्कुल। नहीं है तो पनीर नहीं बनेगा। हम्म। लेकिन पूछ लिया जाए कि आज खाना में का बने, तो लोग खुद ही कुछ बताइए। तो पूछ लेना ही आजादी का एक स्टेप है, जी। लोकतंत्र का यही एक स्टेप। जी। वरना लोकतंत्र का मतलब यही कि आसपास इर्द गिर्द सबकी भावनाओं को आदर देना। जी। तो ये अभी बहुत कुछ है। खैर, तो मैं हरियाली मिशन बात कर रहा, तो उसमें और एक चीज जोड़ी फिर। हमारे यहाँ उस समय अच्छे अच्छे कई जिलाधिकारी बाराबंकी आए पोस्टिंग होकर। अच्छा। जी। और हमारी उनके साथ उठक बैठक रहती है, रेड क्रॉस के नाते और तमाम काम कार्यक्रमों के नाते। तो मैंने एक जिलाधिकारी से रिक्वेस्ट किया कि सर, जो हम लोग माला पहनाते हैं, बुके देते हैं, जो आते हैं मंच पर, अरे ऐसे हाथ में लेता है आदमी, रख देता है, उसकी पूरी खुशबू भी तो नहीं ग्रहण करते। जी। तो कहे मतलब, तुम का मतलब है हम चाहते हैं कि उसे गमला दिया जाए। तो गमला पे पेड़ लगा के दे दिया जाएगा, तो और कीमत भी लगभग उसी के लिए दाती है। तो बिल्कुल।
वो गमला घर तक ले जाएगा। नहीं भी अगला लगाएगा तो जितने दिन वो पौधा रहेगा उतने दिन वहां हरियाली रहेगी। एक तो बहुत पसंद किया उन लोगों ने। तो हमारे बाराबंकी में ये पूरा अभियान चला कि सरकारी कार्यक्रमों में भी बुके और माला की जगह गमले। गमले देने लगे। और अगर बुके माला भी दी गई तो भी गमले देने लगे। वाह। कई बार प्रोटोकॉल में जरूरी है कि अब मिनिस्टर आ रहे हैं, उनको कौन समझाए, उनको माला ना पहनाई जाए, बुके न दिया जाए तो नाराज ही होकर चले जाए। तो जी। फिर हुआ कि उनको माला बुके भी पहनाओ लेकिन चलते समय एक गमला भी दो। तो वाह। एक ये शुरू किया हम लोगों ने। जी। पब्लिक में कहा और जा जा करके विद्यालयों विद्यालयों में सबको मतलब जागरूक किया कि भाई अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगाओ, साल में 3 पेड़ लगाने हैं। एक अपने जन्मदिन पे लगाओ, एक जब कभी बहुत खुश हो जाओ जिंदगी में, अच्छे नंबर से पास हो गए, नौकरी मिल गई, या घर में कोई नया जन्म हुआ, या कोई और अकेजन आ गया किसी, तो एक पेड़ तब लगा दो। इस तरह से मैरिज एनिवर्सरी पे लगा दो। तो एक माहौल बनाया और हमारी बाराबंकी में कई नौजवान ऐसे निकले जो शादी पे ब्याह के जाने लगे, दूल्हा बन के घर से निकले तो पहले से व्यवस्था किया, एक पेड़ रोपा और फिर गाड़ी में बैठ के ब्याहने गए। और जब बहू को विदा करके लाए तो घर के दरवाजे पे पहले एक पेड़ लगा दिया बहू के हाथ में, तब घर में अंदर आए। और तब यहाँ के जागरण, अमर उजाला, सहारा, हिंदुस्तान, अमृतवाणी, इन अखबारों ने इनको पूरा कवरेज भी दी ऐसी घटनाओं, वाह। बहू को लगाते हुए, ब्याह जाते हुए। तो काफी यहाँ बाराबंकी में एक मुहिम, एक जो मुहिम होती है जन सामान्य के अंदर, ये एक संदेश गया और लोगों ने इसको फॉलो भी किया। तो ये हमारी मुहिम का एक हिस्सा बड़ा ये है कि हम बहुत ज्यादा पेड़ लगाने लगवाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी लोगों की पसंदगी में हरियाली को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। ये हमारी मुहिम का बड़ा हिस्सा, पेड़ तो लगा ही जा रहे हैं। हमने नवरात्र में मुहिम चलाई कि हम 8 दिन पेड़ लगाएंगे, 9 दिन। फिर एक मुहिम चलाई कि जो प्रधानी के चुनाव हुए पिछले, जी। उसमें कि अब विजय, कि हम जीते हैं इसलिए एक पेड़ लगाएंगे। तो तमाम जो हमारे जनप्रतिनिधि संपर्क में आए, एक एक पेड़ लगाया गांव वालों के साथ कि हम अपनी जीत के समय ये पेड़ लगाएंगे, उसे हम बचाएंगे भी। क्योंकि जब इस भावनाओं से जुड़ जाता है तो पेड़ केवल बचाना भी होता है। जी अब जो बिल्कुल। अपनी जीत के उसमें प्रधान लगाए हैं वो पेड़ मरने नहीं पाएगा। नहीं अपने नहीं। जन्मदिन पे कोई पेड़ लगाया है तो सूखने नहीं पाएगा। जी सूख जाए बाई चांस अलग बात है, लेकिन वो केयर करेगा। जी। जी। ऐसे आप पेड़ लगा दीजिए, लगा के चले आएंगे तो फिर, तो ये कोशिश हमने यहाँ की और हमारी मुहिम हमारे छोटे स्तर पर अभी बहुत सफल है। अब बड़े स्तर पे धीरे 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 बातें हो रही हैं, लोग समझ रहे हैं। राजस्थान में भी कुछ लोग हैं जो हम इसे फॉलो कर रहे हैं, ग्रीन मॉर्निंग, ग्रीन इवनिंग को। 2 4 6 लोग बिहार में भी हैं, लखनऊ में भी बड़ी टीम हो रही है, बाराबंकी से निकल के बाहर गया है। तो ये सब राष्ट्रीय है। स्तर पर आपका ये कार्यक्रम शुरू हो गया है, अभी हरियाली तो वाला। राष्ट्रीय स्तर नहीं कहेंगे, जी। अभी नहीं अच्छा। कहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर कह देना तो आसान है। भाई 5 प्रदेशों में, 3 प्रदेशों में अगर 100 150 लोग कर रहे हैं तो भी राष्ट्रीय स्तर नहीं कहा जाएगा। लेकिन है कि जहां से हमने शुरू किया वो दायरा बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा बढ़ रहा। रहा। जी, आपने इतने अच्छे शब्द कहे सर कि मैं मतलब मेरे पास शब्द यही ही नहीं हमारी कि मैं कुछ हरियाणा बोलूं, क्योंकि कोई चीज करने के लिए यही एक तरीका होता है। एकदम से आपके वाली बात की कह दो कि तुम 100 पेड़ लगाओ या सरकारी स्तर पर हम इसकी उम्मीद कर रहे हैं, वो सब व्यावहारिक नहीं होती हैं वो चीजें। और ये जो आप कर रहे हैं ये तो मतलब नहीं वाकई होती एक। है। जी। और 2 चीजें और बता दें इसी मुहिम पर, फिर दूसरे बिंदु पर बात होगी, हाँ नहीं हाँ सर पूरा समय बिल्कुल। इसी में चला जाएगा। जी जी। कि एक तो 5 जून 2019 को जी जब विचार करके फाइनल हुए और इसका स्थापना की ग्रीन गैंग की, जी। तो हमने अपने बालों को हरे रंग में रंगवाया। अरे वाह। और अच्छा। हरे रंग में रंगने के लिए कोई मिल नहीं रहा था जो हरा रंग बालों में चढ़ा दे। तो लखनऊ से एक कोई नौजवान आए, मित्रों ने भेजा कि तो वो अच्छा। स्पेशल रंग लेके आए थे जो हार्मफुल भी नहीं था, और हाँ। मेरे बालों को हरे रंग से रंगा, उसकी वीडियो बनी। इसकी भी काफी कवरेज हुई, सभी अखबारों ने मेरा हरे बाल रंगे हुए फोटो छापा कि ग्रीन गैंग स्थापना की और उन्होंने हरे बाल रंगवाए, एक अच्छा संदेश गया। जी और 111 लोग जो वहां पर यूथ थे, जी। लड़के लड़कियां थे हमारे, तो उन सबने टैटू बनवाए उसी पेंटर्स। किसी ने गाल पे पेड़ बनवाया, किसी ने हाथ अच्छा। पे पेड़ बनवाया, मतलब पेड़ों के पेड़ हरे रंग के सब बनवाए पूरा। तो एक बड़ा अच्छा वातावरण हुआ। तो एक जी तो ये बताना था आपको। जी। जी दूसरी बातें बतानी थी कि अभी जो हर वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी
जी। एक योजना होती है जिसमें वन विभाग के द्वारा बहुत सारा पौध आता है, अच्छा। और फिर एक टारगेट बढ़ता है कि शिक्षा विभाग को इतना, विकास विभाग को इतना, पीडब्ल्यू को इतना, नहर को इतना, हाँ रेवेन्यू विभाग को इतना, और फिर वो क्या गांव स्तर पर धीरे धीरे अपनी अपनी आंगनबाड़ी लगाएंगे, पुलिस वाले लगाएंगे, तो ये सब। लेकिन उसमें हमने देखा कि जो तमाम पेड़ आते हैं जी। वे वहां से यहाँ तक आते आते उनकी मिट्टी झड़ जाती जी। है ना। जी। लगाने के बाद उनके सिंचाई कोई व्यवस्था नहीं होती है। कौन पानी डालेगा रोज? लगा तो दिया आपने 300 पेड़, अब 300 में पानी रोज कौन डालेगा? तो ये इस तरह से अब अभियान चलता है, अभियान है, अभियान अभियान होता है। रिजल्ट 100% नहीं होता, हम भी मानते हैं, जी। लेकिन प्लान भी 100% का नहीं होता है। नहीं होता। प्लान में बहुत सारे होल होते हैं। जी। तो ये देखा, तो आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ये जो सरकारी योजनाएं होती हैं या बल्क में जो वृक्षारोपण होता है वो बहुत सफल नहीं होता है। नहीं होता। जी। एक और कि अभी एक भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, कार्बन क्रेडिट, शायद उस योजना का नाम है, जी। जी। कि उन्होंने कहा कि जो फैक्ट्री लगाते हैं, जी। जो कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, चाहे ईंट भट्ठा वाले हों चाहे बड़ी फैक्ट्री वाले हों, तो उनको कहा गया कि आपको इतने पेड़ जरूर लगाएंगे। जी। तो अब आदमी किसी तरह से फैक्ट्री कर ली, फैक्ट्री की जगह ले ली, फैक्ट्री लगा दी। अब जी। पेड़ लगाने के लिए उसके पास जमीन नहीं है। जी। तो भारत सरकार से उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जमीन नहीं है, पेड़ कहाँ लगा दें? तो सरकार ने कहा तुम हमें पेड़ लगाने का खर्चा दो, जमीन हम उपलब्ध कराएंगे। वाह। तो एक कई विभाग जोड़ करके एक योजना बन गई कि जी। जो भी किसान, जो भी व्यक्ति पेड़ लगाए इस योजना में, तो उस फैक्ट्री मालिक से उस पेड़ लगाने का खर्चा, उसको बचाने का खर्चा, सिंचाई का खर्चा, ये सब फैक्ट्री वाला देगा। पेड़ हम लगाएंगे अपनी जमीन में, वो पेड़ हमारा होगा, उसके पूरी ओनरशिप मेरी होगी, उसकी जो वैल्यू है वो मेरी होगी। सिर्फ उसको कार्बन क्रेडिट जुड़ेगी कि वाह। अगर 100 पेड़ उसके नाम पे उसके खर्चे जी। लगे, तो उसकी जी। जो कार्बन क्रेडिट है, कितना वो ऑक्सीजन, कितना कार्बन अवशोषित कर रहा है पेड़, यह क्रेडिट उसके फैक्ट्री वाले को जुड़ेगी। बाकी जी। पेड़ हमारा होगा, उसकी फिजिकल वैल्यू मेरी होगी। तो ये स्कीम शुरू हुई है, और आने वाले समय में बहुत ये फलदायक, मतलब परिणामदायक योजनाएं साबित होने वाली। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। और यही वाली बात मैं फिर से कहना चाहूंगी कि जो आप कर रहे हैं ना, मतलब इस तरह से अगर बहुत सारे लोग करने लगे तो यही ज्यादा, आपके वाली बात की यही चीजें फलीभूत हो सकती हैं। और खाली हाथ पे हाथ रख के हम लोग बैठ जाते हैं कि सरकार कोई लाएगी स्कीम तब हम करेंगे, ये चीज नहीं हो सकती। और सर मैं अब ज्यादा आपका टाइम वो नहीं करना चाहूंगी। अभी आपने अवधि में एक दो लाइन बोली, मुझे इतना अच्छा लगा। हम लोग अवधि में भी अवधि साहित्य की और भाषा की बात करेंगे, लेकिन पहले संक्षेप में आप जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके ऊपर भी कुछ अभियान आपका चल रहा है, शायद वो उत्तर प्रदेश स्तर पर है अभी, उसके बारे में जानकारी दें। उसके ऊपर हम अलग से फिर कभी कोई संवाद करेंगे, लेकिन आज थोड़ी उसकी आउटलाइन आप हमें दें कि वो क्या है। हाँ हाँ, ये जब देश की आजादी चल रही थी, जी। जी। तो देश के जो जो उस समय के महानायक थे, जी। महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, बिल्कुल। पटेल जी, सुभाष जी, चंद्रशेखर, जो आइकॉन हो गए थे, हमारे हीरो थे, तो वो इस तरह की मुहिम चला रहे थे जागरूकता की। जी। तो उसमें गांधी जी की जो मुहिम थी वो ज्यादा प्रैक्टिकल थी, और सब उनसे प्रभावित थे। बिल्कुल। अब गांधी ने एक संकल्प ले लिया ना कि एक धोती एक लंगोटी में एक संत वेश हो गया। हमारी जो भारतीय परिवेश है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसमें संत महात्माओं को आज भी बड़ा आदर है, उनका बड़ा पवित्र स्थान है। तो जी। संत वेश में आ गए, उसका वो तो जन आकर्षण हुआ। फिर उनके संकल्प, उनके प्रयोग बहुत गंभीर थे। जी। तो पटेल पहले गर्म दल के थे। जी। नरम दल गरम दल दो वहां विभाजन किए जाते हैं जी। अध्ययन की दृष्टि से भी, कि जी। कुछ थे कहते थे अंग्रेजों को मारो भगाओ, इनको मार के, अगर वो तलवार चलाते तो हम भी तलवार चलाएं, वो गोली चलाते तो हम भी गोली चलाएं। जी। ये गरम दल के लोग। नरम दल गांधी जी के अनुयायी जो कहते थे नहीं, हम अहिंसा से, अहिंसा को शक्ति बनाएंगे, अहिंसा हमारी कमजोरी नहीं होगी, अहिंसा हमारी शक्ति होगी। ये पूरे दुनिया के स्तर पर बहुत बड़ा प्रयोग हुआ, और गांधी ने इसको किया। तो पटेल और गांधी जी में पहले कंट्राडिक्शन था, विरोध थे।
बाद में जब गांधी के साथ बैठे पटेल, पूरी बात को समझी, तब पटेल को लगा कि नहीं, यही बात सही है। जी तो फिर पटेल और गांधी एक हो गए। जब एक हो गए तो बाद के लोगों ने जो मूल्यांकन किया कि गांधी अगर ओनर थे तो पटेल उस सीईओ थे। वाह। गांधी अगर पूरे इस मुहिम के ओनर कह लिया जाए तो पटेल सीईओ थे। यानी सब कुछ कॉन्सेप्ट, प्लानिंग, और गांधी की मुहिम जो ज्यादा सफल हुई उसमें पटेल का बड़ा योगदान है। उनका जो विजन था पटेल का, जो स्टडी थी उनकी, उनका जो कार्य करने का तरीका था, एक लोकतांत्रिक प्रणाली थी, उनका व्यवहार ही लोकतांत्रिक, सोच लोकतांत्रिक, तो गांधी के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। जी तो ये पटेल का योगदान था। देश के पहले, देश के बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल, दो ऐसे उस समय के लीडरशिप है, दो ऐसे महानायक हैं जिनके ऊपर कोई नकारात्मक ना कोई आरोप है, ना नकारात्मक कोई सवाल है। जी बिल्कुल। बाकी सबके ऊपर राजनीतिवश कुछ ना कुछ चीजें आती हैं, लेकिन ये दो ऐसे हैं निष्कलंक, निर्विवाद। तो पटेल जी का योगदान, अंग्रेज जब चलते चलते शरारत कर गए कि जितनी रियासतें हैं हम सबको एक साथ आजाद करेंगे, लेकिन पटेल ने उसको समझ लिया था कि देश को बर्बाद करेंगे। तो पटेल ने उसमें एक मुहिम चलाई, सबको आजादी। तो वो जो पटेल का अभियान था, देश को जोड़ने वाला, सभी रियासतों को एक करने वाला, तो ये पटेल का एक बड़ा योगदान था कि इस तरह निसंदेह से। जी। तो जी सरदार पटेल उनको राष्ट्र निर्माता कहा गया इसलिए कि भाई वो पूरे राष्ट्र को एक गढ़ रहे थे। बिल्कुल। कितने राज्य, कितने राज्यों को एक में मिला दिया, भारत की परिकल्पना हो गई महादेश की। तो पटेल का योगदान था। अब पटेल के जन्मदिन पर हम लोगों ने एक प्लानिंग अच्छा। की, पटेल जी के नाम पर एक गीत तैयार कराया गया, अच्छा। पटेल जी की आरती तैयार की गई। वाह। और दुनिया में पहली बार, पटेल जी जन्मे तो गुजरात में, पले बढ़े भी गुजरात में, बिल्कुल। लेकिन बाराबंकी वालों ने, हमारे लोगों ने पटेल जी पर एक गीत आरती तैयार की। अच्छा। यहाँ के कवियों ने आरती लिखी और कुछ संगीत के लोगों ने उस संगीत में ढाला, और वाह। एक संगीतमय धुन बनकर एक आरती तैयार हुई, पटेल आरती। वो दुनिया में पहली बार बाराबंकी में वो आरती पटेल की होती, इसके पहले पटेल की आरती कहीं नहीं हुई। जी जी। तो ये पटेल मुहिम हम लोगों ने शुरू की, और गुजरात के लोगों ने कहा कि भाई पटेल जी की आरती इस तरह से हो सकती है, हम लोग कभी सोच नहीं सके। वाकई में। तो पटेल अभियान हम लोगों ने चलाया, और आरती हुई, फिर पटेल रथ सजाया और पटेल मूर्ति स्थापित की, और गांव गांव में ये रथ गया, पटेल जी की वहां पूजा हुई, वहां आरती हुई, वहां आराधना हुई, चढ़ावा आया, और पटेल जी को एक समर्पित भाव से ये कार्यक्रम आयोजित हुए। तो पटेल जी के नाम पर ये मुहिम हम लोगों ने शुरू की कि पटेल जी का जो उद्देश्य था वो गांव के जन जन को मिले, वो क्या चाहते थे, किस तरह का देश चाहते थे, तो ये था, और ये जितना हमारे उनका पटेल जी का योगदान है था। ना सर, मतलब वाकई वो पूजनीय व्यक्तित्व हैं। और आप लोगों ने अगर उन पर इतना कुछ किया तो आप लोग भी, उसके लिए आप लोगों को भी साधुवाद। और मेरे साथ हमारे चुभन से गुजरात के काफी जी लोग जुड़े हैं, तो हम उनको भी बताएंगे और ये शेयर करेंगे जब तो वो जानेंगे। और आपकी आरती भी कभी हम सुनना चाहेंगे जो पटेल जी के ऊपर थी। और अब हाँ, भैया बिल्कुल बिल्कुल जी, और सर अब बिल्कुल कोई बिल्कुल। अपनी कोई रचना सुना दें एक। बिल्कुल भी जब से आप आए हैं कोई रचना नहीं हम आपकी सुन सके, क्योंकि आपका एक कवि रूप भी हमारे सामने आता है। ये सब मुहिम जो आपकी है उनके इतर आपका एक व्यक्तित्व है कवि के रूप में। तो कोई भी एक रचना हमें सुनाए अपनी। हाँ जी, अभी एसआईआर चल रहा है, बिल्कुल जी। मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है। जी तो एक अभी गांव में भी चुनाव आने वाले हैं, जी। पंचायती के, प्रधानी के। जी तो उन उसी पर एक गीत हमने लिखा है, जी। सुना जाए उसको। बिल्कुल सुनाए सर, स्वागत। आयन है पूछे भैया, आयन है पूछे बहिनी, आयन है पूछे हे मतदाता ज्ञानी, कहो तो अब की लड़ी जाए, हम हूँ प्रधानी, कहो तो अब की लड़ी जाए,
हम हूँ परधानी का हो तो हम हूँ लड़ी जाई। वाह। गांव में जी। एक बुजुर्ग काका हैं। चुनाव लड़े से पहले हम उनके पास गए न, तो जी। उनसे कहा काका चुनाव लड़ैया। तो हम्म। कहीं चुनाव बहुत जने लड़त नहीं, बताओ लड़े बात करी हो का। वाह, बहुत तो सही। हम काका से कहा काका का हम्म। करबे यू न बतेबे, का हम्म। ना करबे ना यू बता करीब है। दिए आपका। वाह। तो कहने लगे, जी। वाह, बताओ बताओ। तब हम्म। हम उनसे कहा सुनो काका। काका से कहा रामूती नाना हम करबे घोटाला, वाह। करबे घोटाला नहीं करबे घोटाला। पूर्व प्रधान जी का गांव बहुत नाराज हुई के चुनाव, बहुत नाराजगी। तो हम्म। रामूती नाना हम करबे घोटाला, करबे घोटाला नहीं करबे घोटाला। रामूती नाना हम करबे घोटाला, पैसा निकरिगा बना नहीं नाला। खाइत कसम काका, खाइत कसम करबे नाही मनमानी का हो तो काका लड़ी जाई। हम हूँ परधानी का हो तो वाह। हम हूँ लड़ी जाई। अब की परधानी का हो तो हम हूँ लड़ी जाई। एक बंद अगर और देख ली जाए हाँ हाँ, तो सुनाई काकी भैया। हमरे गांव। अच्छा। अब काकी के द्वारे जो है, काकी के द्वारे थोड़ा एक झलार नीम का बिरवा रहा तो बड़ा अंधेर रहा। और चुनाव अच्छा। लड़े के मन बना, हम्म। तो यू हमका अध्ययन करे के पड़ा कि कौन मनाई से कौन हम वायदा करबे। हाँ। भाई वायदा जी। वो चुनाव जीते के लिए प्रॉमिस जरूरी है ना, यही जी चुनाव के बिल्कुल। एजेंडा हो। तो बिल्कुल। हमका यू देखे के पड़ा, तो हम जब गए तो उनके द्वारे अंधेर रहे। तो हम्म। काकी से एक वायदा किया। और हम हम्म। देखा पिछले वाले सेक्रेटरी लेखपाल का बहुत गरियन है, का कि उनकी पेंशन नहीं हम्म। बना पाई थी। अच्छा। वो ज्यादा कुछ मांगत रहा हो, दे न पाई नहीं गरीब। तो हम्म। गरियान बहुत रहा हमका सब याद रहा। तो काकी के लगे हमका काकी चुनाव लड़ैया हम हम्म। आशीर्वाद दिन जाए। कहीं कहा नहीं भले मनाई तुम्हें गंदगी में कूदे जात। अच्छा। तो हम कहा काकी जब नीक भले मनाई न लड़ी है, तो कोनो न कोनो मनई तो जितबे करी लड़बे करी। हम्म। और हम्म। नीक भले कह रही है, नीक भले जिता दियो, वोट सब दे हम्म। दियो, नीक भला आदमी प्रधान हो जाए तो अच्छे अच्छे काम हुई। कहें हम्म। ठीक भैया हमारा आशीर्वाद रही। तुम बताओ अच्छा हमरे ते कुछ करी हो कि न करी हो जीती बारी। हम काकी से अच्छा। कहा काकी एक वायदा करी थे आपसे। हम्म। इनका तो उन्हीं से एक वायदा किया। गीत का हम्म। हम्म। दूसरा बंद सुना जाए। जी। गौवा मा ठौर ठौर लगवई लाइट, लगवई लाइट बड़की लगवई लाइट। गौवा मा ठौर ठौर लगवई लाइट, लेखपाल सचिवों का रखबे टाइट। वाह। इनसे ना कोहू कहा, इनसे इन दोनों से, इनसे ना को काकी के इंटरेस्ट की बात। हम्म। इनसे ना कोहू कहा होई परेशानी का हो तो वाह। काकी लड़ी जाई। हम हूं पर वाह वाह। का हो तो हम हूं लड़ी जाई। अब की परधानी का हो तो काकी लड़ी जाई। गीत लंबा है, फिर कबो सुनावा जाए। तो एसआईआर के ऊपर आपने ये जो रचना सुनाई, ये जो गीत था आपका, बहुत ही सामयिक था इस समय के हिसाब से। और अवधि में आपने रचना सुनाई, तो सर हम चाहेंगे कि अवधि भाषा के ऊपर भी आपका एक अभियान ही मैं कहूंगी कि एक मुहिम है आपकी। इससे आप कैसे जुड़े? वैसे तो हम अवध प्रांत में रहते हैं, तो अवधि से जुड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन आपने उसको अपनी मुहिम का हिस्सा कैसे बना लिया, इसके बारे में कुछ बताएं। ते आज भी जी। हमरे गांवन में अवधि बोली जात है। जी और बिल्कुल। अवधि पढ़े और लिखे वाले, पढ़े लिखे वाले तो कम लोग हैं, लेकिन जी बोले वाले गांवन में आज सब हैं। बिल्कुल। अभी एक कार्यक्रम हुआ, वही में हमरे यहाँ के पूर्व सांसद माननीय उपेंद्र सिंह रावत जी भाषण की हैं जी कि हम लोग जब कम पढ़े लिखे रही तो अवधिये बोलित रही। और जब बिल्कुल। स्कूल में आए न, तो सब लोग अवधि छुड़वा दी, हिंदी बोलवावे लागे। जी। अब जब पढ़ लिख के हम आ गए तो अब शब्द ने कहा तो नहीं, फिर अवधि बोले शुरू करो। तो ये तो तमाशा हो रहा है देश में। तो उनकी बात आपन रहे। हम आपका बताई कि गांव में रहे वाला हर मनई अवधि से शुरू करत है। बिल्कुल। हमार मातृभाषा, हमार दूध भाषा अवधि है। वाह। और बिल्कुल। यही यही समय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, जी। वही में क्षेत्रीय भाषण का, स्थानीय भाषण का बड़ा महत्व दीन गवा है।
जी वह सबका द्याखत भय। अब भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी विधानसभा में और भाषण के साथ अवधि में भाषण करे के अनुमति दे दीन, यानी अच्छा एक हुआ। कानून बना दीन कि अब जी विधानसभा में कोनो विधायक अवधि में अपन बात रख सकी। वाह। यही के पहले ऐसा नहीं रहे, वो का हिंदी में बोले के रहे। अब वही में अवधि है, ब्रज है, बुंदेली है, ई भाषण में भी विधानसभा में बात हो सकी। जी तो ये तो अवधि की प्रगति है। आपका सवाल रहा कि हम अवधि अभियान का कैसे जी स्वीकार किए हैं और अभियान के रूप में कैसे जी हम आज से 4 साल पहले और डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी, जी जिनका अवधि का ध्वजवाह और अवधि सम्राट को तमाम अलंकरण दीन गए, जी वाकई हुई 32 साल से पूरा जीवन आपन अवधि के उन्नयन विकास में संरक्षण में लगा दी। तो 4 साल पहले हम उनसे जुड़े, जी परिचय तो बहुत दिन से रही लेकिन जुड़े, और जुड़े के बाद फिर एक यात्रा नेपाल की भई, जी और वही यात्रा में हम शामिल हो गए। जी तो वही यात्रा के दौरान और वहां नेपाल में जाके अवधि का महत्व देखा। जी तो हमका लगा हमरे गांव के भाषा जी का हम लोग ग्वालय में शरमाइत है जी कि ज्यादा पढ़ लिख गए अवधि में बोला तो गंवार कहे जा। जी लेकिन नेपाल में राष्ट्र, पूरी दुनिया में जी नेपाल अवधि का राष्ट्र भाषा का दर्जा दी। एक देश ऐसा है जिसमें अवधि का राष्ट्रीय भाषा का दर्जा है, ये कम लोगन का जानकारी है। जी तो अवधि हुआ अन्य भाषण के साथ नेपाल की राष्ट्रीय भाषा में है। और जी नेपाल में जो पाठ्यक्रम है प्राइमरी स्कूल के, प्राथमिक बेसिक जूनियर के, वही पाठ्यक्रम अवधि में पढ़ाए जा रहे हैं, जी किताबें हैं अवधि में हुआ। तो हम हुआ गए तो अवधि का महत्व समझे, और हुआ एक संकल्प बना कि डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जो अवधि का प्रचार प्रसार संस्कृत संरक्षण बचाव की बात कर रहे हैं, यहाँ से लौटे के बाद यही में हम जुट के कुछ करब। वो जी हमारे एक स्टार्टिंग पॉइंट रहा जी का, हम कह सकते थे कि वहां से हम अवधि के आंदोलनकारी के रूप में या अवधि के अध्येता और ध्वजवाह के रूप में हम मिश्रा जी के पीछे चले। जी और आज अवधि के रूप में हमका अवधि विशेषज्ञ के रूप में आगरा हिंदी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में अवधि विशेषज्ञ के रूप में नामित किया हुआ। अब वाह। ही अवध विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर विश्वविद्यालय अयोध्या से हम खुद अवधि में डिप्लोमा किए हैं, अभी पूरा अच्छा हुआ है यही साल, जी रिजल्ट आया हुआ। तो अवधि डिप्लोमा भी हम कर लिया। तो और तमाम लोग जो है अवधि में रचना हो रही हैं, अवधि के कर सम्मेलन हो रहे हैं। और एक बड़ी चीज है कि हिंदी, खड़ी बोली हिंदी में जितने विधा में काम हो रहा, साहित्य में, साहित्य सृजन, जी कविता, गीत, गजल, छंद, कहानी, नाटक, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, आलेख, है ना, जी और वो मतलब बहुत सारी विधा, जी निबंध, जी जी रिपोर्टिंग, न्यूज, पत्रिकाएं, अखबार, तो ये जी सब जितना खड़ी बोले में रहा उतने वही अवधि में समानांतर होता है। अवधि में भी काम शुरू हो गया है। जी जी अब शुरू हो गया है। जी और विशेषकर फिर तो धन्यवाद डॉक्टर राम बहादुर मिश्र का देख परी ना जी कि वो बिल्कुल। इतना जागरूक की हिंद, और अवधि में गद्य लेखन अब अभी कम हो रहा है, और पूरी कोशिश हो रही है कि नहीं अवधि का गद्य लेखन भी शुरू हो तेजी से। तो राम बहादुर यही मिश्रा तरह से सर अवधि अभियान में हमारे हम जो हर शामिल हो गए। पॉडकास्ट, डॉक्टर राम बहादुर मिश्रा सर हमारे पॉडकास्ट में आए रहे हैं। आप शायद जानत हुई हैं कि हमने पॉडकास्ट में हमने हाँ उनका कार्यक्रम कराया था। जी जी उनका बहुत अच्छा लगा रहा हाँ उनसे बात करके जी। जी जी। और वो बताए रहे अरे कि तो हम नेपाल की लोग उन्हीं के राष्ट्रभाषा है। प्रोडक्ट कहे जा सके। जी जी हाँ 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 जी हाँ। बिल्कुल। नहीं, नेपाल और भारत के लगभग 32 जनपदन के भाषा है यह अवधि। और आपने जैसा सर कहा और कि नेपाल में राष्ट्रभाषा और आप वहां से गए तो प्रभावित होकर आए, तो वही वाली बात हो गई कि कोई चीज हमारे यहाँ हाँ की होती है और जब वो अमेरिका से या किसी और देश से लौट कर आती है तो वो हमारे देश में उसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता बढ़ जाती का है। ऐसे हम उसको एकदम महत्व सोचेंगे कुछ महत्व नहीं महत्व है। बढ़ जा रहा जी जी महत्व बढ़ है। जाता है। हाँ, जी यहाँ यहाँ देखा जाए, हम एक अलग की बात, प्रसंगवश है, अलग की बात है हाँ जी बताएं। कि हमार हमरे यहाँ अयोध्या में पैदा भय राम, हाँ पड़ोस में लुम्बिनी और कपिलवस्तु में पैदा भय बुद्ध, जी और पूरी दुनिया में आप भारत के बाहर इन्हीं दो लोगों का बड़ा नाम है, इनके नाम पर साहित्य भी हाँ है, जी जी राम और बिल्कुल। बुद्ध। भारत में के बाहर जब आप निकली है कोनो देश में
तो या तो वहां राम मिली है या बुद्ध मिली है। बुद्ध मिली है, ये जी बिल्कुल भारत के ठीक। दुई ऐसे। हाँ। और इनका साहित्य भी वहां मिली, चाहे रामायण मिले चाहे वो बौद्ध साहित्य मिले। तो भारत ई रूप में विदेश में जाना जाता। हम एक बात और कहा चाहिए, जब जी आप अभी बता। कहो कि जब दूसरी जगह लौट के आओ, जी जी यहाँ से राम जब हुआ गए अमेरिका लंदन चीन और उधर से लौटे, तो जी हमारे राम जो है रामा हो गए रामा हो गए, बिल्कुल ठीक कह रहे और हैं, बुद्ध बुद्ध जो बुद्धा है हो बुद्धा, गए। बुद्ध जो है बुद्धा हो जी गया। जी बिल्कुल ये ठीक हम कह कहा रहे चाहिए हैं, योग योगा कि हो ऐसे गया। यति यात्रा करके जी वही चीज जी कि जब लौटे जी तो एक मात्रा बढ़ के आए। चलो बिल्कुल। जी अच्छा है कम हुई के नहीं आए। जी ये बहुत अच्छी बात मतलब आपने कही। भाषाएं हैं, भाषण की यात्रा है, उनकी अपनी अलग कहानी है, कहानी है। तो हम ये कहा चाहिए थे जी कि जब तक ये पूरी दुनिया में राम है तब तक अवधि रही। वाह। जब तक रामचरितमानस है, रामायण है, तब तक अवधि रही। लेकिन राम और रामचरितमानस की बदौलत अवधि छोड़ दी जाए तो हम लोग का करबे। हम अवधियन का चाही, हम गवई गांव में रहे वालन का चाही कि अवधि का गर्व से बोला जाए। वाह बिल्कुल अवधि हमार भाषा है। और उमा तनको चाहे यूनिवर्सिटी में जावा जाए, चाहे डीएम के सामने हुआ जाए, चाहे कौन मीटिंग होए, बिल्कुल और बिल्कुल अवधि में बात की जाए और अब बड़े गर्व के साथ बात हो कि हम अवधि अपनी भाषा में बात कर रहे बिल्कुल। और आप जैसा कहें अभी सर की अवधि पहले बोलत रहे लोग तो कहत रहे कि अरे गंवार की भाषा है ना बोलो, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि सबसे बड़ी साहित्यिक भाषा है अवधि। इतना हैं। हाँ साहित्य, हाँ। इतना रामचरितमानस और पद्मावत, दो सबसे विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य अवधीय में लिखे गए हैं, तो कैसे कह दी कि गंवार की हाँ भाषा हाँ। है। हम तो गर्व से बोल रहे हैं अब नहीं अवधि, हम आप तो। जी एक यही आपकी बात में बात मिलावत है, एक बात और हम जोड़ी थे मां हाँ बताए रहे। कि अवधि का जो अवधि का जो इतिहास है जी बहुत पुरान है। जी 11वीं शताब्दी से जी अवधि लिखंत पढ़ंत में आएगे दिखाई पड़ रही। अच्छा। और ये मुल्ला दाऊद पहले जी कवि हुए जो चंदायन जी। उनकी अवधि में महाकाव्य लिखे, जी जी चंदायन चंदायन जी। महाकाव्य लिखिन। जी अयो 13वीं शताब्दी, 11वीं से 13वीं के बीच में अवधि का इतना उभार भवा है। बताएं। आप देखो कि 11वीं 13वीं शताब्दी की बात हो रही है जी और आजादी के आसपास जो हमारा देश आजाद हो रहा है, जी अंग्रेजन से लड़े बरे, लड़े तई याक भाषा के भी जरूरत रहा है जो पूरे देश में याक भाषा बने, बिल्कुल ताकि इधर से उधर के, तो वही भाषा बनावे के चक्कर में लोग आपन आपन जो दूध भाषा रही, जो स्थानीय भाषा रही, वही का मोह छोड़िन और यूनिटी के लिए, भारत की एकता के लिए याक भाषा गढ़ी जाए लाग, वह खड़ी बोली और खड़ी हिंदी का बोली। रूप बना। जी जी हाँ। और बहुत। खड़ी बोली, जैसे जैसे खड़ी बोली लोग अपनावत गए, या भाषा छोड़त चले गए, यहाँ हाँ पर चूक हो गया। जैसे हम एक अलग के बात करी थे आपसे, जी जी जब नई नई बहुरिया घर में आवत है जी तो ओका स्वीकार करे परत। कोई भौजाई के रूप में स्वीकार करत है, कोई देवरानी के रूप में, कोई जेठानी के रूप में, कोई पत्नी के रूप में और कोई बहू के रूप में स्वीकार करत है ना। बिल्कुल। अब देखा जाए, एक नया आगमन जब हवा हमरे घर में, नवा मेहमान आवा, तो ओका स्वीकार करे मतलब दूसरे का नकार नहीं है या चूक है हमारे पहले से, कि हिंदी खड़ी बोली स्वीकार कर समय अवधि का नकार जरूरी स्वीकार नहीं रहे। नकार लिया जी। हम अवधि, है ना, यह चूक है उस बहुत समय बड़ी के चूक। शिक्षा विदन से, उस जी समय के जो। हाँ। तो जब बहू घर में आई तो अब पति के सामने वही के लिए महतारी रही, अब पत्नी है। तो मेहरुओं का काहे मानक है और अम्मों का काहे मानक है। यूं थोड़े कि मेहरुआ कहा माने लगो तो अम्मा को छोड़ दियो, या बिल्कुल अम्मा ठीक। का अत्ता मानो कि मेहरुआ को इग्नोर करो। जी तो बिल्कुल। ये जो आदत है कि एक का स्वीकार करो दूसरे को छोड़ दियो ना, ये गलत बात है। जी और हमार वैसे भी जो व्यक्तित्व है वो बहुआयामी होते है। घर में एक समय में हम लड़कन के बाप भी हुए थे
और अपने महतारी बाप के लड़का भी हुई लड़का है। होते हैं, बिल्कुल। हम उधर पैर छुइत है और इधर आशीर्वाद भी दी थी लड़कन के। देते हैं, बिल्कुल। हम तो बड़े भाई भी हुए थे, तो वही समय हम कोई बड़े भाई छोटे के छोट भाई भी छोटे बने थे। भाई। जी। तो बहुत ये अच्छी सब बात तो है। हमारा बहुआयामी व्यक्तित्व है। अगर कहा जाए तो एक साथ कई कई अभिनय हम करित है, जी। प्रैक्टिकल में करित है, लेकिन जी। सिद्धांत रूप में हम फिर कहित है या चूक भय। आज फिर से अवधि स्वीकार करें, मतलब हमका हिंदी का कोई प्रतिद्वंदिता नहीं करे है, ना। हिंदी का नकार नहीं करे है। हिंदी हमारे शब्द, क्योंकि जितनी बोली भाषा है, अवधि है, ब्रज है, बुंदेली है, यही सब इन सब का साहित्य मिलाए के फिर हिंदी होता है। हिंदी होता है, आज बिल्कुल। अगर अवधि वाले अपन साहित्य अपने पास निकाल लिए, तो ब्रज वाले सूरदास और मीराबाई रचना और रसखान के निकाल लिए, हम तुलसी और जायसी और कबीर के सब निकाल ली, और तो हिंदी बुंदेली कहाँ वाले बची? आपन निकाल लिए, तो जी। हिंदी कहाँ बची? जी। आज एक नहीं, यह बात हम कह रहे हैं कुछ बड़े कारण से कह रहे हैं। जी। अभी आंदोलन हो रहे, भाषा आंदोलन हो रहे हैं। हमार हिंदी पूरी दुनिया के लेवल पर, दुनिया के स्तर पर एक नंबर के भाषा बनी। जी। अब तक चीन की मंदारिन भाषा जो रही, यह दुनिया में टॉप पर रही। जी। हिंदी का सुपरसीड की हिस्सा और दुनिया के सबसे ज्यादा बोली जाए वाली भाषा गणना में आएगी। जी। अब विश्व स्तर पर षड्यंत्र चल रहा है कि भारत में छोटी छोटी भाषण का आंदोलन उभार दो, हम्म। ताकि हिंदी पिछड़ जाए। बहुत ठीक कह अहिया रहे हैं। समझे का जरूरत है, जो गलती हमारे पुरखा की, वो गलती का दोहरावे नहीं है। बिल्कुल। हम अवधि का बोले बोलबे, अवधि में साहित्य रचबे, अवधि में भाषण करबे, लेकिन जब गणना हुई, तो जनगणना हिंदी। हुई, तो हमार एक भाषा हिंदी हुई। हिंदी, हमार बिल्कुल। हमार स्थानीय क्षेत्रीय भाषा, भले उनका भाषा न के हम बोली कही, बोली लेकिन जो। हिंदी से हमका अवधि का लड़ाई नहीं करावे है, तुलना नहीं करे है हमका। ये बात हमका ध्यान रखे है, नहीं तो हमारी हिंदी दुनिया के लेवल पर पिछड़ जाई। बहुत बड़ी बात बिल्कुल आपने जस्ट कह उलट दी। है। हम जी। हिंदी खड़ी बोली छोड़ दिया। खड़ी बोली सरसब्ज हो जाए, हम अपन अवधि छोड़ने की जरूरत नहीं रहा। अब अवधि फिर से सरसब्ज करते ही हमका हिंदी छोड़ने की जरूरत नहीं है, और ना हिंदी अवधि के कोनो प्रतिद्वंदिता करने की जरूरत प्रतिद्वंदी, है। बिल्कुल। यह समझ लोग में हुई, नहीं तो भाषा के स्तर पर हम दुनिया में पिछड़ जाए। तो बचपन से हम सब पढ़ी थे जब स्कूल में, कॉलेज में, तो कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, जायसी, सब भाषा के कवि होते हैं। उमा, अवधी, भोजपुरी, आपके वाली बात की सब तो मीराबाई को ले लीजिए या किसी को, तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि हम हिंदी कुछ, मतलब हिंदी साहित्य तो है ही इन बोलियों के कारण। बिहारी को ले लीजिए, किसी को भी ले जी लीजिए। तो ये बात आप बहुत सही कहे आज सर। मतलब इसके लिए तो हम आपका निशब्द हूं कि मैं क्या कहूं, क्योंकि आपके वाली बात की हमें छोटी छोटी बातों पर लड़ाने की कोशिश की जाती है। तो ये आपकी बात से एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा हमारे सुनने वालों को। और आपकी अब अवधी भाषा की जी रचना तो हम जी। सुन चुके। अब एक आपकी हम हिंदी भाषा, अब यहाँ हिंदी अवधी की कोई हम दुश्मनी नहीं करा रहे हैं, लेकिन एक हम सुनना चाहेंगे आपकी खड़ी बोली की भी कोई रचना। ठीक है, एक अवधि है, जी। एक अवधि है तो एक खड़ी बोली हिंदी का खड़ी भी हो बोली, जाए हाँ। रचना। जी। जी। सही है। जी। आज केवल कहा ना जाए, व्यवहार में भी हम लोग दोनों का हाँ, बिल्कुल। सम्मान आ जाए। बिल्कुल, दोनों का जी। सम्मान, बिल्कुल। तो सुना जाए, एक गीत है एक, हाँ जी, सुना है। और वो गीत है कि, हाँ, अ, गीत की भूमिका में दो लाइन एक कविता की पढ़ रहे हैं ना, फिर गीत पर आ रहे हैं ना। जी। आंखों का पानी मर जाता, कोर न होती जिनकी नम। आंखों का पानी मर जाता, कोर न होती जिनकी नम। उनके ही माँ बाप बेचारे पड़े बिलखते वृद्धाश्रम। हाँ। उनके ही माँ बाप बेचारे पड़े बिलखते वृद्धाश्रम। आज जो वृद्धाश्रम अस्तित्व में आ गए हैं, वो कुछ नालायक बेटों की वजह से आ गए हैं। अब इसी भावभूमि पर माँ और बाप की हमारे जीवन में क्या महत्ता है, हम कहाँ गड़बड़ी करते हैं, और फिर क्यों वे निराश होते हैं हमसे। देखो, सच बात तो ये है कि जी। हम माँ बाप को कुछ देने लायक नहीं होते। नहीं, नहीं। माँ बाप हमें शरीर देते हैं,
एक मुक्तक हमने लिखा, नमन उनको जिन्होंने खुद हमारे तन को ढाला है, आह, नमन उनको जिन्होंने कष्ट में रहकर भी पाला है, नमन है त्याग की प्रतिमूर्ति माँ बापू के चरणों में, स्वयं भूखे रहे लेकिन मेरी जिद को न टाला है, आह, बहुत स्वयं सही। भूखे रहे लेकिन मेरी जिद को न टाला है। ये बाप की भूमिका होती है, माँ की भूमिका होती है। हम माँ बाप को क्या दे सकते हैं? शरीर दिया, पढ़ाया लिखाया, ज्ञान दिया, ज्ञानी बनाया, नौकरी के योग्य बनाया। हम नौकरी करने चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं। और माँ बाप को जब जरूरत होती है तो हम अपने सपनों में होते हैं। माँ बाप को बूढ़े एक अपनी संतान से एक आशा तो हर को होती होती है है। जी। कि नहीं कुछ तो हमारे सपनों को आगे बढ़ाएगा, हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा, है ना, और बढ़ोतरी में हमारा सहारा बनेगा। और जब कोई लड़का इनको तोड़ता है, इन आशाओं को, तो कितना कष्ट होता है माँ बाप को। ये गीत का है, गीत लंबा है लेकिन एक एक बंद केवल गीत का, जी। तीसरा बंद मैं गीत का रख रहा हूं जिसके लिए पूरी गीत की रचना मैंने की है। सुना जी जाए। सुना। पग पग दुविधाएं सह कर भी सुविधाएं वो बोती है, आह, तभी तो पूरी दुनिया माँ चरणों में नत होती है। पग पग दुविधाएं सह कर भी माँ, पग पग दुविधाएं सह कर भी सुविधाएं वो बोती है, तभी तो पूरी दुनिया माँ चरणों में नत होती है। अब गीत का तीसरा बंद आपके सामने रख रहे हैं, सुना। समय को ध्यान रखते हुए। जी जी। आशाएं पाली थी जिनसे पानी पी पी कोसा है, वे अपने सपनों में उलझे जिनको पाला हाँ पोसा हाँ। है, चेहरे की मुस्कान देख कर मन हो जाता था विह्वल, जिन्हें देख कर खड़े किए थे सुख सपनों के राजमहल, बूढ़ेपन में इन सब ने ही तोड़ा आस अपने से पहले ही हर दिन जिनको थाल परोसा है, अपने से पहले ही हर दिन जिनको थाल परोसा है। बूढ़े हो गए हैं, बहू घर में आ गई है, मिलता नहीं समय पर खाना, फिर भी चुप्पी होती है, बाप की सूनी सूनी आंखें बिन रोए ही रोती हैं, बाप की सूनी सूनी आंखें बिन रोए ही रोती हैं। लेकिन माँ तो माँ ही होती है, माँ तो माँ ही होती है, माँ ऐसी ही होती है, माँ ही ऐसी होती है। कैसी होती है? माँ बाप आशीर्वादों की धरती पर कभी शाप ना बोती है, तभी तो पूरी दुनिया माँ चरणों में नत होती है। पग पग दुविधाएं सह कर भी सुविधाएं। चलिए गीत, मैं भावुक हो गया हूँ, गीत आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, और यही बंद मुझे सुनाना भी था। और फिर कभी मौका मिलेगा तो हम पूरी रचना प्रस्तुत मुझे करें। तो ये लगता है कि ऐसी रचनाओं के सृजन की भी क्या जरूरत है, और ऐसी रचनाओं के पाठ ऐसे हालात क्यों बनते हैं सर। मैं तो बस एक ये प्रश्न, आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे हालात क्यों बनते हैं कि माता पिता को इस तरह से, उफ, क्या बोला जाए, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा होती है। आज जो दुनिया की जो चकाचौंध है, वो चकाचौंध में आदमी खो जाता है। और इतनी इतनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, इतनी प्रगति की चाह बढ़ गई है कि देखिए, कुछ भी हो बहन जी, जी चिड़िया, कबीर ने लिखा है ना, उसका भावार्थ है कि पंछी कितना ऊंचे आकाश में जाए, उसको उतरना धरती पे पड़ेगा। जी। जी क्योंकि
दाना धरती पे ही है, आकाश में नहीं है। आज आदमी जो चाहे बेटा जहां बेटी है चला कल जाए, वो भी बनेंगे उसे माता लौट पिता। के आना पड़ेगा। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हमारे ठीक। बाराबंकी के एक अजय प्रधान जी कवि हैं, उन्होंने अब कविता में लिखा है जी। कि मैं गया था वृद्धाश्रम में जन्मदिन पर आशीर्वाद लेने, वहीं पर अपने लिए भी एक कमरा देख आया। हाँ बिल्कुल, बहुत सही। तो ये जैसा हम करेंगे, वो छोटी सी कहावत ना कि वो बेटे ने पूछा कि ये बर्तन जिसमें माँ खाती थी, दादी हाँ। खाती थी, जी। वो फेंकने क्यों जा रहे हैं? उन्होंने हम्म। कहा कि वो बर्तन अलग थे, वो बीमार रहती थी, तो उन बर्तनों में हम लोग खाना नहीं खा सकते थे, तो अब दादी रही नहीं तो बर्तन फेंक देंगे। तो बेटे ने कहा इसका मतलब जब आप भी बीमार होंगे तो आपके बर्तन भी मुझे अलग करने पड़ेंगे। बिल्कुल। भाई संदेश तो, तो ये चीजें हैं जो नहीं समझ रहे हैं। अब बिल्कुल। ये इतना समझ कि आप चाहे जितनी पूजा कर लीजिए, चाहे इतनी नमाज पढ़ कुछ नहीं, लीजिए, चाहे कुछ इतना नहीं, घंटा घड़ियाल बजा लीजिए, कुछ नहीं। ठीक है, वो जरूरी है, वो जरूरी है, ठीक है, वह जरूरी है। लेकिन अगर अपने माँ बाप की आप सेवा नहीं कर पाए, माँ बाप को कष्ट दे रहे हैं, माँ बाप आपकी वजह से पीड़ित हो रहे हैं, तो आपकी सारी नमाज और पूजा सब बेकार है। इबादत, बिल्कुल इबादत जरूरी है, पूजा करिए, घंटा घड़ियाल ठीक है, सब जरूरी, लेकिन ये वाला नहीं कर पाए तो वो कोई मतलब उसका नहीं नहीं रहेगा। लगा, बिल्कुल भाई ठीक। अगर ऊपर इंसान, ये भगवान है, अगर अल्लाह है, तो देख भी रहा ना कि आप अपने माँ बाप के साथ क्या कर रहे हो, तो आप नालायकी कर रहे हो, तो कोई भी आप पर कृपा नहीं बरसने वाली है, कोई आपको नहीं मिलने वाला है आशीर्वाद ऊपर से। तो ये चीजें समझ नहीं है लोगों की, और इस तरह की बातें भी समाज में अब नहीं। समझदार कौन है? जो समस्याओं को आने ही न दे, समस्याओं से निपटना न पड़े, समस्याएं आए ही न, वो समझदार है। ठीक कह रहे हैं। जो समस्याओं से निपट जो समस्याओं से अच्छे से निपट ले गया, वो समझदार नहीं, वो कुशल तो है, ट्रेंड है, कुशल है, वेल इक्विप्ड है, लेकिन समझदार नहीं है। समझदार तो पहले ही समस्या को भांप लेता है और समस्या ठीक कह से रहे हैं। दूर से निजात पाता है, ठीक आने कह रहे ही हैं। नहीं देता। हम्म। चलिए सर, एकदम तो इस इस तरह इस भावुक मोड़ पर आज हमारे कार्यक्रम का समापन नहीं कहूंगी, ये तो एक शुरुआत है, हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। और आपने इतने अच्छे आज संदेश दिए जिनको मैं कहूंगी कि हर मतलब किस किस की मैं बात करूं। तो आपने अपनी इस प्रेरक यात्रा के पन्ने हमारे साथ आज साझा किए, इसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं सर। और हम यही चाहेंगे कि चुभन के पटल से भी अब आप हमेशा जुड़े रहें, और आपके इस हरिया ग्रीन गैंग और इन सब के साथ हम सब आपके साथ हैं। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। नहीं, आपके आपके चुभन पॉडकास्ट के लिए, आपके लिए विशेष धन्यवाद कि आपने हमको इस योग्य समझा अरे नहीं सर। कि जी। आप हमारी वार्ता कराएं, हमारी जी। आवाज को, हमारी उन भावनाओं को, हमारी उस योजना को, भावी योजना को देश जी। दुनिया के सामने आप रखें, हमारा जय। फलक बड़ा करें, तो इसके लिए विशेषकर आपको प्रदीप सारंग का धन्यवाद, धन्यवाद आभार। सर। आभार सर।